नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, पूरे देश में बीते कुछ दिनों से जो प्रदर्शन हो रहा था यूजीसी बिल को लेकर, आखिरकार आज इस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। स्टे लगाने के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है उसको जानना और समझना बहुत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा, इस कानून में अस्पष्टता साफ दिखाई देती है और इसके दुरुपयोग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अब जब सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आ गया है तो माना जा सकता है कि जो प्रदर्शन हो रहे थे, जो विरोध हो रहे थे, अब कहीं ना कहीं वो रुकते आपको नजर आएंगे। इसके अलावा हम चर्चा करेंगे बिहार में विपक्ष की भूमिका को लेकर भी, जो इन दिनों आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ी और हो रही हैं। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव किस तरीके से काम कर रहे हैं और जनता को जगाने के साथ सरकार को घेरने में वो कितने कामयाब होते नजर आए हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि रंजन जी मौजूद हैं और वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी जी भी हैं। तो सबसे पहला सवाल तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर होगा, जो इतना हो हंगामा मचा यूजीसी बिल पर। केंद्र सरकार और उनके नुमाइंदे तो एकदम चुप्पी साध लिए, यहां तक कि जो मंत्री थे, सांसद थे, विधायक थे, उन्होंने भी कुछ नहीं बोला। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया कि हाँ भैया, इसमें गड़बड़ी तो है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा बेमौके पकड़ लिया सरकार को। और मतलब इसमें तो संसदीय समिति जिसने ये अनुशंसा की थी ऐसा एक कानून बनाने के लिए, उसके बुद्धि और विवेक पर सवाल खड़ा किया है सुप्रीम कोर्ट ने। माने सुप्रीम कोर्ट को जो चीज दिख रही है कि इस कानून का दुरुपयोग हो सकता है और गलत लोगों को इसमें फंसाया जा सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट भी मान रहा है। मगर संसदीय समिति के जिन सदस्यों ने इस बिल को पास किया, उनको ये समझ में नहीं आया, उनको ये उनकी दृष्टि में ये चीज कैसे नहीं आई, ये एक बड़ा सवाल है। इससे ये पता चलता है कि वो आनन फानन में चीजों को कैसे बनाते हैं, कैसे करते बड़ी बात है कि समिति में बिहार के भी एक सांसद थे, पटना साहिब के रविशंकर प्रसाद, जो बड़े कानूनविद हैं। हाँ, बिहार के तो थे ही, अब पूरे सभी पार्टियों के उसमें सदस्य थे। सुधाकर सिंह ने बयान दिया कि इसके विरोध का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि इसमें सभी पार्टियों की सहमति है और उस समिति में सभी पार्टियों के सांसद सदस्य थे और सबने सर्वसम्मति से इस कानून को पास किया है। इसलिए पार्टियां इसका विरोध नहीं करेंगी और ये सही कानून बना है, उनकी ये दलील थी। मगर अब सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल खड़ा किया उसका कोई जवाब नहीं है, किसी सांसद के पास नहीं है, केंद्र सरकार के पास नहीं है, शिक्षा मंत्री के पास नहीं है, जो कल तक वकालत कर रहे थे कि सब ठीक हो जाएगा और कोई इसमें गड़बड़ी नहीं है। तो ये कानून बनाने की जो प्रक्रिया है वो पूरे अब सवालों के घेरे में, कि आखिर क्या सोच विचार करके, क्या चिंतन मनन करते हैं जो इसके नीति नियंता होते हैं, उनकी बुद्धि विवेक कितनी है और क्या वो ऐसे मामलों में उनकी विशेषज्ञता कुछ है, कोई जानकारी उनको होती है कि इस कानून का, किसी कानून जो वो बनाने जा रहे हैं उसका क्या असर होगा, क्या पक्ष होगा, क्या विपक्ष होगा, सभी पक्षों की कैसे सहमति ली जाए, ये उन लोगों को समझ में नहीं आता है, जिसके चलते फजियत हुई। आज तो पूरे केंद्र सरकार की फजियत हो गई अब सुप्रीम कोर्ट के आगे। अब जवाब दें, सरकार जवाब दे इसका। और छात्रों में खुशी की लहर है कि जो सरकार नहीं सुन रही थी उनकी बात, उसको कोर्ट ने सुना और कोर्ट में गए थे लोग, तो कोर्ट ने सही ये किया। अब इस पर सुनवाई होगी, उसके बाद क्या सही है क्या गलत है वो सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। तो ये सरकार की कार्य प्रणाली पर, उसके कानून बनाने की प्रक्रिया पर एक बड़ा सवाल है और इसको प्रधानमंत्री को खुद देखना चाहिए कि कैसे कैसे लोग उनके सलाहकार बने हुए हैं। बिल्कुल, इस चर्चा में रवि रंजन जी को भी जोड़ेंगे। सबसे पहले तो जिस तरीके से ये कानून लाया गया और कहा गया कि जातिगत भेदभाव को खत्म करना है ना, जिस तरीके से तमाम बातें इसके पक्ष में कही गई, लेकिन ऐसा देखने को मिल रहा था कि जातिगत भेदभाव खत्म होने के बजाय जो खाई है ये और ज्यादा बढ़ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कानून बनाते वक्त कई ऐसे मुद्दे थे, बिंदु थे जिसको नजरअंदाज कर दिया गया।
देखिए, ये जो कानून असल में वो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन में ये नियम आया और उस नियम पर पूरे देश में बवाल हुआ। संसद में इस पर कोई बहस नहीं, कोई चर्चा नहीं। संसदीय बोर्ड ने एक वो करके और दे दिया और उसकी अनुशंसा हो गई और ये एक नियम यूजीसी ने बना दिया। इसमें लागू कर दिया। इसमें कहीं ना कहीं का सीधा बात ये है कि बिल्कुल राजनीतिक लाभ के लिए, वोट के लिए एक बड़े वोट बैंक को नजर में रख के और ये एक बना दिया गया कि देश में एक बड़ा बवाल हो जाएगा और इसको लेकर अभी आपको बंगाल में चुनाव लड़ना है और 27 में उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना है और इस चुनाव को देखते हुए आपने जहां जहां जो साधना है वो साधने की कोशिश की और जब सुप्रीम कोर्ट ने आपको चिताया कि आपने ठीक तरह से इसको नहीं किया है तो अब तो उनको जवाब देना ही चाहिए, देंगे। लेकिन क्या राजनीति के लिए, वोट के लिए, समाज को जो आप कह रहे हैं अभी तो नहीं बांटेंगे तो कटेंगे, तो अभी आप क्या कर रहे हैं? ये भी तो बांटने वाली बात। और एक वर्ग को आप सीधे सीधे पहले से ही आप उसको आरोपी और उसको दोषी बना देते हैं, जो आप दोषी हैं। और जो विरोधी पक्ष के लोग हैं जो आजकल इस पर बैठकर बहस कर रहे हैं, वो सीधे सीधे ये इस बात को कह रहे हैं कि आप पर ये कार्रवाई होनी ही चाहिए, आप इसी के लायक हैं। गलत तरीके से आप इसी के लायक हैं क्योंकि आपने हजारों साल तक शोषण और उत्पीड़न किया है। भाई, जो लोग कह रहे हैं कि हजारों सालों तक ये देश एक खास समुदाय का गुलाम रहा, वो कह रहे हैं कि 1000 साल की गुलामी से हमको मुक्ति मिलने वाली है। अंग्रेजों के वो जो इस पर संघ पर और भारतीय जनता पार्टी पर ये आरोप लगता है कि अंग्रेजों के साथ थे और उनका ये है कि हम तो अंग्रेजों की लड़ाई तो हमारी बात ही है, पहले 1000 साल पहले की जो गुलामी थी मुगलों की और उससे मुक्ति पाना था। तो फिर वो जो कह रहे हैं कि मुगलों से बदला लेना चाहिए और उनको समाज से बदला लेना चाहिए, तो फिर ये बात भी तो वही है कि हजारों साल से शोषण करके आए सवर्ण जाति को, तो उनसे बदला लेते। आज आप बदला उसे क्यों ले रहे हैं? चाहे मुगलों से ही उनसे बदला आज क्यों लेना है? ये जो बातें हैं आप उनको दोषी ठहरा रहे हैं, फिर आप वही कदम उठा रहे हैं। समाज को आप धर्म के नाम पर बांटे या जाति के नाम पर बांटे। कल तक तो आप कह रहे थे कि जाति के नाम पर भेदभाव नहीं होगा, नहीं करेंगे, लेकिन ये क्या कर रहे हैं? इसका कोई मसला है कि नहीं? यूनिवर्सिटी में अगर भेदभाव हो रहा है, कौन कर रहा है? वाइस चांसलर आपके हैं, वहाँ एक पूरी व्यवस्था है, रजिस्ट्रार है, प्रोक्टर है और इत्यादि तमाम पूरी व्यवस्था है। ये भेदभाव क्यों हो रहा है? और अगर हो रहा है तो इसको रोकने के लिए संसद में कहाँ बात हुई और इस पर आगे भी नियम बना है कि नहीं बना है कि जाति विरोधी ये करने पर उस पर कोई कानून, अनुसूचित जाति के लिए, जनजाति के लिए पहले से कानून है कि नहीं? और उन कानूनों का दुरुपयोग होता है कि नहीं? और दुरुपयोग होता भी है तो सरकार उस पर क्या करे? वर्षों वर्षों तक कोर्ट में मामला चलते रहता है और लंबित बात। सुप्रीम कोर्ट भी कह गई है कि राष्ट्रपति को 10 दिन में फैसला देना होगा, मैंने 6 महीने के अंदर आप बताइए, नहीं तो हम उस पर करेंगे। और आपके यहाँ वर्षों वर्षों तक केस लंबित रहते हैं। माने कोई जाति का वो लगा के और किसी पर कोई केस कर दे झूठा, वो केस एक व्यक्ति 22 साल तक जेल में रहा झूठे केस के मसले, इसी जाति वाले मसले पर। तो क्या वो उसकी संभावना अब नहीं थी कि उस तरह का किसी निर्दोष को फंसा दिया जाए? और भाई आप सोच समझकर कानून बनाइए, बनाकर और उसको जनता के सामने रखिए, संसद में उस पर बहस करिए और अगर सर्वसम्मति है तो उस पर करिए। ये चुपके से कोई नियम बना के ले आना और फिर देश में एक विवाद हो जाए। गजब का लेकिन था कि ये नियम आया, विरोध हो रहा है, नेताओं से सवाल किए जा रहे हैं, नेता मुंह फेर के भाग जा रहे हैं, चाहे भूमियार समाज का हो, ब्राह्मण समाज का हो, राजपूत समाज का हो, कायस्थ समाज का हो, जितने सवर्ण समाज के नेता हैं, सांसद, विधायक हैं, मुंह घुमा के भाग दे रहे हैं सवाल का जवाब देने के बजाय, या जो विरोध कर रहे हैं उनको आश्वासन देने के बजाय। ये मुंह घुमा के भागने की वजह यह है कि वो भी मान रहे हैं कि ये गलत हुआ है, इसलिए बोलने का, सच बोलने का साहस उनमें नहीं है कि खड़े होकर सच बोल सकें। क्यों? क्योंकि वो जान रहे हैं कि बोलेंगे सच तो कार्रवाई होगी। अच्छा, पार्टी अनुशासनहीनता की कार्रवाई करेगी उन पर और वोट बैंक ना उनका बिगड़ जाए, क्योंकि फॉरवर्डों का वोट नहीं चाहिए, उनका फॉरवर्डों का वोट भी चाहिए, सभी वर्गों का वोट चाहिए उनको, मगर जो बड़ा वर्ग है उसके लिए विशेष मेहरबानी है।
जो जो संख्या में कम है उसकी नाराजगी को उतना मद्देनजर नहीं रखा जाता, उतना उस पर गौर नहीं किया जाता कि वो नाराज हैं तो हैं, क्या बिगाड़ लेंगे, हमारा बड़ा वर्ग तो हमारे साथ है। सवाल है कि अब जाइएगा कहाँ, तो लाचारी से वोट करना पड़ेगा हमको। ये समस्या फॉरवर्डों के सामने खड़ी हो गई है कि अगर आप इनको वोट नहीं दीजिएगा तो दीजिए कहां से। और ये भारतीय जनता पार्टी को एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस है कि ये जाएंगे कहा, इधर से नजर से देंगे हम इनको, तो इसलिए हमको जो मन में आए वो करेंगे, इनको कहीं आना। तो अब तो स्थिति ये है कि सवर्ण जो है एक तरह से अल्पसंख्यक हो गए और उनको किनारे करके और जो भी नियम कानून बनेगा सवर्ण को ये इन्होंने गुलाम बना के रखा, इन्होंने शोषण किया, इन्होंने उत्पीड़न किया। तो अभी जो नई पीढ़ी है इसने कब शोषण किया, किसका शोषण किया और किसका उत्पीड़न किया, और नहीं तो अभी इस पीढ़ी से बदला क्यों लेना है। पहले भी तो ये बदला लेने की बात हो सकती थी, इनको बदला दे दिए सारे लोगों को। नहीं, उसमें ये है कि ये ठीक है, समाज में अभी भी जातीय विद्वेष तो है ही, और ये भाव लोगों के मन में है, खास करके जो सामान्य वर्ग के लोग हैं उनमें आप देखिए कि आपसी बातचीत में भी वो बड़े हेय दृष्टि से देखते हैं अनुसूचित जाति जनजाति को, उसके लिए गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं। और अगर कोई उसमें बड़ा अफसर बन गया, कोई पढ़ाई में अच्छा हो गया, तो उनको लगता है कि रिजर्वेशन कोटा से आया है इसलिए ऊपर उठ गया। वो अपनी प्रतिभा से भी आ सकता है, ये उनकी कल्पना नहीं होती है। तो ये भेदभाव तो है, तो इसलिए इस भेदभाव का निराकरण करने के लिए कानून का भी सहारा लेना पड़ेगा, और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इसके लिए सामाजिक जागरूकता लानी पड़ेगी कि भाईचारा भी न टूटे और समस्या का समाधान भी हो। मगर यहाँ तो भाईचारा तोड़ने वाली बात हो रही है, ये ज्यादा दुखद है, और इससे समाज बंटता है। समाज को जोड़ करके रखने की जरूरत है, तो उस दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश होनी चाहिए। मगर जिस तरह से जातीय उन्माद फैलाया जा रहा है, तो ये समाजवादी गणतंत्र के जगह पर जातीय गणतंत्र में न बदल जाए, ये खतरा आज हो गया है। क्योंकि आप देखिए कि हर जाति मांग करती है कि हमको पिछड़ा वर्ग में शामिल करो, हमारे लिए आरक्षण दो। अगड़े भी मांग रहे हैं कि हमको भी आरक्षण दो। तो आखिर कितने लोगों को आरक्षण मिलेगा? 5000 से अधिक जातियां हैं इस देश में, तो सबको आरक्षण देना तो संभव है नहीं। तो इसलिए आरक्षण के बगैर भी कैसे जो समाज का पिछड़ा तबका है, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, उसको कैसे समकक्ष लाया जाए, कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए कोई एक प्रक्रिया सबकी सहमति से, सबके राय से ढूंढी जानी चाहिए, और इसके लिए व्यापक विमर्श होना चाहिए। वो नहीं हो रहा है। छोटे छोटे स्वार्थों को साधने के लिए इस तरह की कार्रवाइयां होती है, जिसका उल्टा असर हो रहा है। आप अच्छा काम करने की नियत से आगे बढ़ रहे हैं, मगर हो जा रहा है गड़बड़। तो इससे सचेत रहने की जरूरत है। देखिए, अब तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर स्टे लगा दिया है, इस नए बिल पर स्टे लगा दिया है, और 2012 का जो पुराना कानून है फिलहाल वही लागू रहेगा। मार्च में फिर इसकी अगली सुनवाई की तारीख निर्धारित कर दी गई है। अब खैर, ये तो हमने बात कर ली यूजीसी के इस नए बिल को लेकर, जो कि भेदभाव को खत्म करने के लिए लाया गया था। अब बात करेंगे बिहार को लेकर। देखिए, बिहार में इन दिनों एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा पर निकले हुए हैं, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जनसंवाद कार्यक्रम कर रहे हैं और भूमाफियाओं पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं, सीओ साहब सस्पेंड हो रहे हैं। लेकिन आपराधिक घटनाएं जिस कदर इन दिनों बिहार में बढ़ी है, वो बड़ा सवालिया निशान उठा रही है नीतीश कुमार के शासन पर। देखिए, हमने देखा नीट कांड में किस तरीके से लीपापोती करने की कोशिश की गई, और उसके अलावे भी कई जगहों से इसी तरीके की घटनाएं की रिपोर्ट हुई। और देखिए, अब 2 दिन पहले पूर्णिया में भी एक घटना हुई, जहां पर सूरज यादव नाम के एक शख्स थे, कारोबारी, उनको गोली मार दी गई। उस मामले पर आज उनके पिता से तेजस्वी यादव ने फोन पर बात किया। तो हम बात करेंगे कि देखिए, सरकार है तो वो अपना बचाव तो करेगी, वो अपनी पीठ तो थपथपाएगी कि हमने एसआईटी बना दी, हमने ये कार्रवाई कर दिया, हमने इनको सस्पेंड कर दिया। लेकिन इस पूरे कार्रवाई में विपक्ष की भूमिका क्या है? नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव 1-2 महीनों, 1.5-2 महीने के बाद किसी सार्वजनिक जगहों पर नजर आए। पहले जयंती के मौके पर दिखाई दिए कर्पूरी ठाकुर जी के, और उसके बाद
राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पहुंचे। हालांकि वहां पर भी मीडिया से इन्होंने बातचीत अभी तक नहीं की है। तो तेजस्वी यादव की भूमिका नेता प्रतिपक्ष के तौर पर आपको लगा कि ये नई सरकार बनने के बाद अब तक उन्होंने एक बेहतर पहल किया है और अच्छा काम किया है? नहीं, अभी तो वो हनीमून पीरियड में चल रहे हैं। नई सरकार जब बनती है तो उसको कहा जाता है 3 महीने या 6 महीने तक हनीमून पीरियड कहा जाता है। उसमें विपक्ष कोई कड़ा विरोध करने से बचता है। तो ये माना जाना चाहिए कि वही हनीमून पीरियड अभी है और 100 दिन का तो समय दिया है तेजस्वी यादव ने और 6 महीने का समय दिया है प्रशांत किशोर ने कि 6 महीने के बाद वो सड़क पर उतरेंगे। तो 100 दिन तो बीत गए लगभग, अभी हो जाएंगे क्योंकि 2 महीने से ऊपर हो गए हैं। मगर इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी होता रहे और आप उस अपने वादे पर कि 100 दिन तक चुप रहेंगे, चुप रहिए। यानी एकदम स्लीपिंग मोड में जाने की जरूरत नहीं है। और बिहार में हालत ये हो गई है कि विपक्ष स्लीपिंग मोड में है पूरी तरह, कहीं नजर भी नहीं आ रहा है। आप देख लीजिए, नीट कांड को लेकर के इतनी उत्तेजना है समाज में, इतने जो अभिभावक हैं जिनकी बच्चियां बाहर रह के पढ़ाई कर रही हैं वो इतने डरे हुए हैं और पुलिस की इतनी निंदनीय भूमिका सामने आई, कुछ डॉक्टरों की इतनी निंदनीय शर्मनाक भूमिका सामने आई। उसके बावजूद नेता प्रतिपक्ष कहीं सीन में दिखे ही नहीं। मतलब लगा ही नहीं कि बिहार में कोई नेता प्रतिपक्ष भी है। प्रशांत किशोर जहानाबाद जाके पीड़ित परिवार के लोगों से मिल आए, उनकी मातम पुष्टि कराए, उनके साथ सहानुभूति जताए, उनकी लड़ाई में साथ खड़े रहने का आश्वासन देकर के आए। पटना में भी गतिविधि की, एसएसपी से मिले, परिवार के लोगों के साथ, और भी बहुत कुछ किया उन्होंने। मगर नेता प्रतिपक्ष तो एक बयान तक उनका नहीं आया। बयान आया होगा वही ट्विटर पर आया, सोशल मीडिया पर आया, और ना वो वहां गए ना यहाँ गए ना कुछ ये किया। दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां भी, कांग्रेस तो खैर ठीक है, वो आपस में लड़ भिड़ रहे हैं तो उनकी सक्रियता दिख रही है कि पटना दिल्ली दौड़ रहे हैं और लड़ भिड़ रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। बीच में कुछ पुतला दहन वगैरह भी कर लिया, अभी इस कांड पर वो सक्रिय भी रहे, जुलूस भी निकाला। मगर जो वाम पार्टियां हैं वो खामोश हैं, चुप हैं। वाम पार्टियों ने महिला विंग उनका जो है वो प्रदर्शन वगैरह किया उन्होंने, मगर जैसा पुरजोर विरोध होना चाहिए बढ़ते अपराध के खिलाफ, महिलाओं पर अत्याचार के खिलाफ, वो नहीं दिख रहा है बिल्कुल। अब सत्र शुरू होने वाला है विधानमंडल का अभी 2 फरवरी से, तो उसमें लोग गरजेंगे बरसेंगे, बैनर लेके वहां खड़ा रहेंगे, फोटो सेशन होगा, मीडिया में छपेगा। बस यही काम रह गया कि फोटो सेशन करवाइए, मीडिया में स्पेस पाइए और टीआरपी हाई करिए। यही काम विपक्ष करेगा। धरती पर से विपक्ष गायब है। तेजस्वी यादव को आखिरकार दिक्कत क्या है घटना स्थल पर जाने पर? ना वो नीट वाले जगह कांड में पीड़ित और परिजनों से मिलने गए, ना जो सूरज यादव की हत्या पूर्णिया में हुई उनसे मिलने गए, या अन्य जगहों पर भी कई आपराधिक घटनाएं हुई, कई लोगों की जाने गई, इसी प्रकार की गंदी घटनाएं सामने आई। लेकिन तेजस्वी यादव के सामने एक बड़ी दिक्कत ये दिखाई शुरू से दे रही है, चाहे विधानसभा चुनाव का रिकॉर्ड आप उठा के देखिए, फोनिक राजनीति जो उनकी टेलीफोनिक राजनीति है, ये समझ से परे है कि एक बुजुर्ग मुख्यमंत्री गाड़ी से पूरा बिहार घूमने लगता है बारिश के मौसम में चुनाव जीतने के लिए, ये घर पे बैठ के फोन पर भाषण देते हैं। आज जब इतनी बड़ी घटना हो रही है, आपके ही समाज के हैं, यादव समाज की इतनी बड़ी घटना पूर्णिया में हो गई, आप वहां भी टेलीफोनिक आश्वासन दे रहे हैं कि हाँ हम आपके साथ खड़े हैं, ये करेंगे। आपको जाने में दिक्कत क्या है? नहीं, वो होता है ना कि चांदी की कटोरी में सोने का चम्मच लेकर, वो तो युवराज है, थकान नहीं चाहते, वो संघर्ष नहीं चाहते, वो सीधे वो ताजपोशी चाहते हैं, पैर में मिट्टी लग जाएगी, वैसे तो पैर में मिट्टी लग जाएगी, तो वो तो सीधे ताजपोशी चाहते हैं कि राजगद्दी पर बैठा दिया जाए और उसके बाद उनको जो अध्यक्ष बन गए हैं, तो वो उनकी राजनीति इसी तरफ है। उनके बेहद करीबी, जो सबसे करीबी मुकेश सहनी के पिता की जो हत्या हुई, वहां वो नहीं है, गए बहुत दिनों बाद सब कुछ हो गया, बहुत दिनों बाद जब बीजेपी और दूसरी पार्टियों के लोग होकर चले आए, तब जब सदन में बहुत गंभीर विषयों पर चर्चा होने रहती है तो विदेश चले जाते हैं।
और अभी मैंने चुनाव हार गए, अपनी पार्टी की समीक्षा करने से ज्यादा जरूरी उनको लगा कि यूरोप घूम के चले जाते हैं। तो वो भाई वो युवराज है, वो जो कहते हैं कि जब मुख्यमंत्री का कलम मिलेगा तभी मैं 10 लाख लोगों को नौकरी दूंगा। ऐसे मैंने, हमको दूसरा कोई काम नहीं है, जब मुख्यमंत्री बन जाएगा तो 10 लाख लोगों को नौकरी दूंगा। तो उनका सपना एकमात्र है मुख्यमंत्री बनना, ताजपोशी उनकी हो जाए तभी वो कुछ करेंगे, ऐसे नहीं। क्योंकि उनकी पार्टी के लोगों से, व्यक्तिगत तौर पर मेरी कई वरिष्ठ नेताओं से बात हुई है, जब ये राजनीति में आने वाले थे वो उस समय लोगों ने कहा कि उनके आने से हमें कोई परहेज नहीं है, लेकिन वो सड़क पर आए, संघर्ष की राह चुने, संघर्ष करे और राजनीति में आए। जो संघर्ष हम लोग करके राजनीति में आए हैं उस तरह से आए तो उनका स्वागत है। लेकिन ये तो पिताजी के प्यारे पुत्र थे और उनको ऊपर से जाके थोप दिया गया। अब उनको ये लगता है कि पूरी पार्टी, पूरा समाज और मतदाता मेरे पिताजी के कहने पर मुझे वोट देंगे और मैं राजा बन जाऊंगा। संघर्ष करने की कोई जरूरत नहीं है। इन्होंने जो सवाल खड़े किए, पलायन का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, ये गरीबी का मुद्दा, बिहार में पूरे देश में महंगाई का मुद्दा, ये मुद्दे कहाँ हैं? और अगर आपकी पार्टी के ये मुद्दे नहीं हैं तो आपकी पार्टी किस लिए है? वोट लेने के लिए हमको मुख्यमंत्री बनना है, किस लिए मुख्यमंत्री बनना है? आपने जिन मुद्दों को पकड़ा उन मुद्दों पर आपने शहर में या इस राज्य में या देश में कौन सा कार्यक्रम किया? एक भी पॉलिटिकल पार्टी जो बताए, खास करके वामपंथी पार्टियां जो हैं, जो कहती हैं कि संघर्ष के राह पर हम सत्ता के उस पर उसके अपने नोक पर रखते हैं, तो आपने क्या किया? महंगाई पर आपने कुछ नहीं किया, बेरोजगारी पर आपने कुछ नहीं किया, पलायन पर आपने कुछ नहीं किया, कोई संघर्ष का है। और आज जब विधि व्यवस्था, तो सरकार का कह सकते हैं इकबाल खत्म है कि अपराधियों का तांडव इस बिहार में चल रहा है। खास करके महिलाएं टारगेट हो रही हैं, महिलाओं की हत्या हो रही है। हर रोज आप सुन सकते हैं कि महिला की हत्या हो गई। कल ही एक बीपीएससी शिक्षिका की उसके पति ने मैंने हत्या, उसका आरोप लगाया कि हत्या, महिलाओं की हत्या हो रही है लगातार। अब इन 2 दिन पहले डीएसपी को कुचलने की कोशिश की एक बालू वाले ट्रक में। और महिलाओं के साथ रेप, गैंग रेप, ये सब हो रहा है। लड़कियों को खुलेआम उठाकर आप घर से ले जा रहे हैं। यहाँ पर एक बदमिजाज ने लड़की को जिंदा जला दिया उस पर कि, और कहा कि तुमको मैं जलाऊंगा, और वो जला दिया उसने। ये तो सरकार का इकबाल खत्म हो गया। और सरकार पर विपक्ष का जो इकबाल रहता है, विपक्ष का जो डर रहता है कि सरकार मानती है कि विपक्ष जो रहेगा, तो विपक्ष का इकबाल भी सरकार पर से खत्म है, क्योंकि विपक्ष है ही नहीं। तो बिहार में विपक्ष के नाम पर कुछ भी नहीं है। जब चुनाव आएगा तभी ये लोग सड़क पर झंडा लेकर दिखेंगे। ये बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, इतनी अपराधियों का तांडव बढ़ रहा है, तो सवाल सरकार से पूछना चाहिए। बिल्कुल सवाल ये सरकार से ही है, लेकिन हम लोग इस पर चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि विपक्ष जो होता है वो सीधे तरीके से सरकार पर दबाव बनाता है और उसके डर से सरकार जो है वो सही कदम उठाती है। लेकिन बिहार में क्योंकि विपक्ष नदारद दिखाई दे रहा है, बहुत लोग ये कहेंगे कि आप लोगों ने उनको संख्या बल ही नहीं दी कि वो मुद्दे अच्छे से उठाएं। अरे एक विधायक भी है तो उसका काम है कि वो मुद्दे को उठाए, लेकिन आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आपके पास 25 विधायक पार्टी के हैं, कुछ सहयोगी दलों के हैं, आपका काम तो है कि आप जाइए वहां पर। और ऐसा तो नहीं है कि नेता प्रतिपक्ष किसी घटना स्थल पर जाए और वहां मीडिया ना पहुंचे। इसके लिए देखिए, भीतर से जज्बा होना चाहिए और लड़ने का मादा होना चाहिए, सूझबूझ होनी चाहिए, तौर तरीके होने चाहिए कि कैसे राजनीति करनी है। राजनीति जब कुर्सी मुफ्त में मिल जाती है तो लोग ऐसे ही उसको पा करके बौरा जाते हैं। तो ये बौराने वाली स्थिति है, क्योंकि राजनीति का क जाना नहीं। कैसे विपक्ष की राजनीति, विपक्ष का मतलब कि संघर्ष, सत्ता पर अंकुश लगाना विपक्ष का काम है। जनता की आवाज को मुखर करना विपक्ष का काम है। तो विपक्ष उस काम में चूक रहा है, तो सरकार को माइलेज मिल रहा है। सरकार जो कर रही है सरकार ही कर रही है, विपक्ष कहीं नजर ही नहीं आ रहा है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि बिहार में विपक्ष का स्पेस अभी खाली है। अब जो भी पार्टी थोड़ा सा आगे बढ़ेगी, जो भी नेता थोड़ा आगे बढ़ेगा, जनता के बीच खड़ा होगा, वो उस स्पेस को, आपको लग रहा है कि बढ़ेगा? क्या प्रशांत किशोर को भूमिका में है, या जिस तरीके से कांग्रेस कर रही है, क्या वो अकेले अपने आप को आगे बढ़ाएगी, वो भूमिका में आ सकती है?
कांग्रेस तो होपलेस केस है। वो ऐसे बयान आज से नहीं 20 साल से मैं सुनता आ रहा हूँ। जैसे लालू प्रसाद पहले बयान देते थे कि अब हम कुर्सी छोड़ दिए, अब गांव गांव घूमेंगे, उधरे रहेंगे रात में, या एको दिन गांव में गए नहीं उसके बाद से। तो वैसे ही कांग्रेस भी बोल रही है, मगर वो जहां कुछ होगा फिर दूसरा गुट खड़ा हो जाएगा, फिर तीसरा गुट। तो कांग्रेस में अब संभावना नहीं है। संभावना एकमात्र अब बची हुई है वो है प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर चुनाव जरूर हारे हैं, बुरी तरह हारे हैं और शर्मनाक हार हुई है उनकी, मगर उन्होंने दमखम नहीं खोया है। अभी मादा है। अभी देखिए वो जहानाबाद चले गए, मिल लिए और उन्होंने 6 महीने का समय दिया है सरकार को। 6 महीने के बाद कहा कि हम फिर सड़क पर उतरेंगे, मगर दूसरे विपक्षी दलों के पास तो ऐसी कोई योजना नहीं है। कुछ उन्होंने कहा नहीं कि हम ये इतने दिन के बाद सड़क पर उतरेंगे और जनता के मुद्दों को लेकर के काम करेंगे। मतलब समाजवादी राजनीति की चर्चा ये विपक्ष करता है और महान समाजवादी नेता कहा करते थे कि सड़क जब सूनी हो जाती है तो सदन आवारा हो जाता है। आवारा हो जाता है। कम से कम उन्हीं के नारों पे काम कर लेते थोड़ा सा। समाजवाद तो अब बस कहने भर की चीज है। समाजवादी अब कोई है नहीं समाजवादी। तो समाजवाद का अब सिर्फ वो नाम बेचा जाता है। अब तो सत्ता के साथ इतनी सुविधाएं जुड़ गई हैं कि वो एक प्रोफेशन हो गया है। राजनीति अब सेवा का माध्यम नहीं, अब एक प्रोफेशन, एक तरह की नौकरी है वो भी। कि बाकी नौकरियों में तो आप 20 साल काम कीजिएगा तब पेंशन के हकदार होते हैं, और वहाँ 5 साल काम करने के बाद ही आप अच्छे खासे पेंशन और कई तरह की सुविधाओं के हकदार हो जाते हैं। तो अब इसलिए भी लोग आ रहे हैं, परिवार से पीढ़ी दर पीढ़ी राजनीति में आ रही है। तो ये एक बदलाव हुआ है, मगर उसमें भी अच्छे नेता निकल रहे हैं। अभी भी ऐसा नहीं है कि सत्ता पक्ष या विपक्ष अच्छे नेताओं से सूना हो गया है। अच्छे नेता हैं। अभी जो अजीत पवार जिनकी दुर्घटना में मौत हो गई, तो वो जाकर देखिए लोग कितने लाखों लोग वहां जमा हो गए उनके लिए, और इतने लोकप्रिय थे। लोकप्रियता वो पैसे से नहीं आई थी, लोकप्रियता उनके काम से आई थी। और वो सुबह से देर रात तक लोगों से मिलना जुलना, काम करना, सरकार में रहें तब या सरकार से बाहर रहें तब, चुनाव जीतें तब, चुनाव हारें तब, हमेशा वो लोगों के संपर्क में रहते थे, काम करते रहते थे। और पवार परिवार ने देखिए वो बारामती जो जगह है जहाँ से वो लोग आते हैं, उनका पैतृक घर है, वो एक अनुमंडल है। तहसील उधर कहते हैं, बिहार में वो अनुमंडल कहा जाता है। वो अनुमंडल में इतनी सुविधाएं उन्होंने मुहैया करा दी हैं, इतनी सुविधाएं मुहैया करा दी हैं कि बारामती के बराबर का बिहार का कोई शहर नहीं है। पटना जैसा शहर भी नहीं है बारामती के जैसा। तो वो सिर्फ पवार परिवार की, उसमें अजीत पवार की भी भूमिका है, शरद पवार की भी भूमिका है, उन लोगों की देन है। बिहार में कौन सा ऐसा नेता, एक नीतीश जी ने अभी जरूर किया है, बेहतर काम किया है राजगीर में। उन्होंने पूरे राजगीर को एक नया स्वरूप दे दिया है, टूरिज्म के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्थल बना दिया है। तो ये नीतीश कुमार के विजन का काम है कि उन्होंने किया। मगर मुख्यमंत्री तो कई लोग रहे, कोई ऐसा अपने ही शहर को आप सिर्फ डेवलप कर देते तो बिहार आज कहाँ से कहाँ रहता, मगर ऐसा काम हुआ नहीं। तो सिर्फ जोड़ तोड़ करके सत्ता की राजनीति करना, ये बिहार की राजनीति का दुर्भाग्य है। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे जो कि यूजीसी बिल पर सुप्रीम कोर्ट का स्टे आया है उस पर, और बिहार में जो विपक्ष की भूमिका है उस पर भी। आप इस पर क्या राय रखते हैं, कमेंट जरूर करिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।